नाज़रीन कराम, मुल्क की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। सुबह शाम नक्शा बदलता रहता है और अभी पता नहीं चलता कि हमारी समत क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। डरने वाला किस्सा तो यहाँ मुजाहरे वाला किस्सा, यहाँ इमरान खान का 25 मई को जो मुजाहरा था वो तो सामने आ गया, उस पर हमने गुफ्तगू कर ली। उसके बाद अचानक ये फैसला हुआ नज़र आया हुकूमत की तरफ से कि उन्होंने तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा दी और इतनी बढ़ाई कि जितनी माजी में कभी नहीं बढ़ाई थी। कहने वाले कहते हैं इसके अलावा चारा नहीं था, उन्होंने डिले किया है, बल्कि बहुत सोच समझ के सोचते रहे कि ये करें कि ना करें, इसका अवाम पे क्या असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने एक और काम किया है, वो ये काम ये किया है, कुछ रिलीफ दी है अवाम को। टारगेटेड सब्सिडी के नाम पर दुनिया आजकल एक कॉन्सेप्ट पे काम करती है। मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बिल्कुल वही एक कॉन्सेप्ट लगता है कि आप जिसको यूरोप में जब दी जाती थी लोगों को तो कहा जाता था, अमेरिका वाले तंज करते थे कि ये आप पाल रहे हैं उन लोगों को, माजूर लोगों को पाल रहे हैं, गोया जो काम नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करती। हाँ, ये होता है कि कहते हैं कि इकनॉमिक एक्टिविटी इससे नहीं बढ़ती, लेकिन ये ज़रूरी भी थी। हमारी समत क्या है मईशत की, इन दो बातों से हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए और क्या कोई पर्सपेक्टिव नज़र आते हैं। और दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे अहले सियासत हमारे साथ हैं कि क्या अब फौरी इलेक्शन का मामला ज़रा डिले होगा या उस पर भी इसरार होगा, और ये अपनी अगर पूरा एजेंडा लेके बैठे हैं, इन्होंने अपनी कुछ करारदादें भी पास की हैं, असेंबली में कुछ काम भी किया है, तो फिर क्या नज़र आता है, क्या होता नज़र आता है। बात ये दो बातें होंगी जो ख़ास तौर पर करेंगे। हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल आज मौजूद है। सेनेटर राना मकबूल साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, जी बहुत पुराने तजियाकार, मैं अब कहूँ मेरे तो गलत ना होगा, इन्होंने दुनिया देखी है, एडमिनिस्ट्रेशन देखी है, आप सियासत में हैं। और सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहबा PTI से, तहरीक इंसाफ से, हमारी बहुत ही फ़ाल एक्टिव यहाँ लाहौर से ये तहरीक इंसाफ की रुकन है और अब सेनेटर हैं। इनके अलावा दो तजिया नगार हमारे दोस्त आमर ज़िया साहब और रिजवान रज़ी साहब। मैं बात का आगाज़ आज रिजवान रज़ी साहब से करना चाहता हूँ क्योंकि बेसिक मसला इकनॉमिक्स का है। ये जो इस्तिलाहात हुई हैं, ये जो आई हैं, इनसे डायरेक्शन क्या नज़र आती है, उसका सियासी मुजमरात क्या है, वो दूसरा सवाल है। लेकिन पहला सवाल ये है कि उनको उसकी डायरेक्शन नज़र क्या आती है, क्या कोई और ऑप्शन था कि नहीं था, या नागुज़ीर था, और नागुज़ीर है तो हमारी मईशत कहाँ खड़ी है और हम पर इसका क्या इम्पेक्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम रिजवान रज़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। सवाल तो मेरा सुन लिया आपने, जवाब आप बिल्कुल जवाब फरमा दीजिए। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान की मईशत और उसके अदाद शुमार और उसके रेवेन्यूज के बारे में जो 10 अप्रैल से पहले हुकूमत थी, उन्होंने कुछ बातें कर रखी थी जिसके बायस हमारे दोस्त जो थे वो ये कहते थे कि जनाब अच्छा, तो आप कौमी खजाने से लांचों में भर भर के पैसे ले जाते रहे हैं, ये तो आपकी सिटिंग गवर्नमेंट कहती है, तो फिर भाई जो है वो आप जो है पहले IMF से सर्टिफाई करवा लीजिए कि आपके जो खजाना है या जो अकाउंट्स हैं वो महफूज हाथों में है। गुज़िश्ता हुकूमत भी गई थी IMF के पास, लेकिन जो सेकंड लास्ट रिव्यू हुआ था उसके अंदर जो कुछ कमिटमेंट्स फाइनल हुई थी उसके बरक्स किया गया था। उनके साथ कमिट किया गया था कि हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो भी बहाल करेंगे और सेल टैक्स भी बहाल करेंगे और इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक प्राइसेस रखेंगे। जब ये सारे टैक्सेस बहाल होते और इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर हम प्राइसेस रखते तो ये पेट्रोल की कीमत जून में 245 रुपए होनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि जब वो सेकंड रिव्यू हो गया, फरवरी से पहले जो हुआ था या फरवरी में हुआ था, तो उसके बाद फिर जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, साबिक प्राइम मिनिस्टर ने 20 रुपए लीटर कम कर दी प्राइसेस और 5 रुपए फी यूनिट बिजली की प्राइसेस कम कर दी। यूं एक कौमी खजाने के ऊपर एक बर्डन बढ़ना शुरू हुआ, जो कि तकरीबन सिर्फ पेट्रोलियम की मद में हमने जो पिछले माह का अदा किया वो 112 अरब रुपए थे। ठीक है। वो जो उसका था। अब जब हम दोबारा गए हैं नई हुकूमत के बाद, तो उन्होंने कहा कि जी ये आपकी हुकूमत ने हमारे साथ ये कमिट किया था और उल्टा किया है, तो पहले आप वो कमिटमेंट पूरी कीजिए। तो वो हुकूमत के पास ये जवाब है इन कीमतों को बढ़ाने का।
कि ये जनाब ये कमिट करके गए थे तो इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। अब जितने भी हमारे दोस्त हैं, ममालिक हैं जो नॉर्मली हमें इस तरह के मौके के ऊपर रेस्क्यू किया करते हैं और वो करना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो साथ में ये भी चाह रहे हैं कि आप जरा अपना जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर आईएमएफ का ठप्पा लगवा लीजिए। अब आईएमएफ कहता है जी कीमत बढ़ाएंगे तो हम ठप्पा लगाएंगे, तो जब वो ठप्पा लगेगा तो फिर पैसे आएंगे, और जब वो पैसे आएंगे तो हमारी इकोनॉमी पर से मौजूदा दबाव, खास तौर पे अदायगियों का जो तवाज़न है उसमें वो बेहतरी ठीक नजर है, लेकिन अब ये हो गया तो अब आप क्या लगते हैं कि नागजीर था? जाहिर है जब अगर हमने अपने दोस्तों को पुकारना है कि भाई हमें इससे रेस्क्यू करो और उनकी ये शर्त है कि आपके पास आईएमएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फिर तो ये बहुत नागुज़ीर था। लेकिन मुझे इस पे इससे ज्यादा तशवीश इस पे है कि जितना इजाफा हुआ है, तकरीबन 30 रुपए लीटर का पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, इतना ही मजीद इजाफा नागुज़ीर है। और ये अगले 15 दिन से 30 दिन तक और जो ये हुकूमत को जो करना रिलीफ पड़ेगा। किया उसका कुछ असर पड़ेगा? रिलीफ जो है वो अश्कशोई होता है, और जिस तबके को मिलता है उसका तो मसला नहीं है ना जी। महंगाई जो है वो मिडिल क्लास का तबका है, उस सफेद पोश तबके का जो कि सस्ते बाजारों में जाते हुए भी डरता है कि कोई देख ना ले। वो सफेद पोश जो हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का जो तबका है, तो असल में वो बहुत जो गरीब है, गुर्बत के लकीर के आसपास हैं, उनको तो दे दिया आपने ना, लेकिन जो मिडिल क्लास थी उसका आपने रगड़ा निकाल दिया। मईशत पे असर पड़ता है ये टारगेटेड सब्सिडी का? मईशत पे असर नहीं पड़ता, बल्कि इन सम केसेस ये पैसा जो है ये मईशत में घूमता है, जिससे बहरहाल फिर मईशत घूमती है और रेवेन्यू भी आता है। और इतने बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, जिस तरह 1 करोड़ 8 लाख फैमिलीज हैं, उन्होंने ज़ाहिर है अपनी बेसिक स्पेंडिंग के लिए आपसे लेना है ना जी, तो वो मईशत में पैसा घूम जाता है, तो उधर जरा रेवेन्यू की मद के अंदर आपको बेहतरी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, ये आप कह सकते हैं। अच्छा राना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं कि ये आपने सब्सिडी भी दे दी, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी, सब चीज़ों की बढ़ा दी, और शायद मजीद भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या आप इकनॉमिक समत कोई दुरुस्त समत जा रही है? एक तो यही सवाल है। दूसरा ये ख्याल है कि क्या अब आप आराम से टिक कर बैठने का इरादा है और फौरी जो इलेक्शन का मुतालबा है उसको मानने को तैयार नहीं है? क्या लगता है आपका? बीर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। ये आज का दिन बहुत अहम है, जिस दिन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एटमी ताकत बना। जी, यौम तकबीर है आज। यौम तकबीर है और ये बड़ा एक तारीखी दिन है। बावजूद कि प्रेशर इतने ज़्यादा थे और जो एक एस्टेब्लिश साम्राज्य है उसकी तरफ से, आपको याद है, दबाया भी गया मियां नवाज शरीफ को, लालच भी दिया गया, $5 बिलियन का। इसके बावजूद उन्होंने वो एक्सप्लोजन और डेटोनेशंस की। उसका फ़र्क ये पड़ा कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट तो हमारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो आपकी डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी है, आप इनविंसिबल हो गए। जो इंडिया आपके खिलाफ साजिश तो कर सकता है, लेकिन कोई नेकेड ऑनस्लॉट नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो यौम तकबीर वाले दिन इतनी बड़ी बात हुई है और आप दफाई तौर पे बहुत मजबूत हुए, तो अब इस मजबूती को हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। बात ये हुई है कि जैसे अभी हमारे इकोनॉमिस्ट फरमा रहे थे कि बात मैनेजमेंट की भी है। अब जो स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ है, मैं अगर आपको बताऊं, चूंकि मैं इस कमेटी को हेड करता हूं, अब एलएनजी का एनर्जी सेक्टर से और ऑयल की पेट्रोलियम सेक्टर से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। ठीक है। अब जब हमने एलएनजी की जगह ये इस्तेमाल करना शुरू किया, बल्कि फर्नेस ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया, तो हमारे अखराजात बेइंतहा बढ़ गए। हमारे में इतनी कॉमन सेंस नहीं थी कि हम पिछले साल जनवरी में अपने ऑर्डर बुक कराते और वो $4 पर यूनिट के हिसाब से मिल रही थी, और फिर हमने एलएनजी पिछले साल नवंबर में जाके खरीदी जो कि $30.5 मिल रही थी। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है उसका ये हाल हुआ जो आप देख रहे हैं। अब देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल,
नई गवर्नमेंट आई है, ये बहुत बड़ा सेटबैक एक लिहाज से, इतनी महंगाई और ऑयल की कीमत इतनी ज़्यादा चढ़ जाना। उनकी तो ये थी कि हम अपना जो बजट आ रहा है इसमें से हम सब्सिडी जो है उसका मैनेज करेंगे, और जो सूबों को एलोकेशन होती हैं, फाइनेंशियल एलोकेशन, उसमें से कम करेंगे, थोड़ा कट लगाएंगे और अवाम नास को थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये उन्होंने शर्ती बहरास रख दी और चूंकि फॉर्मर गवर्नमेंट के साथ उनका एग्रीमेंट हो चुका था, तो ये हमारे आड़े आया और ये हम ये नहीं कर सके। अब आपका क्या इरादा है कि इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, इलेक्शन की बात नहीं सुनना? जी, बेसिकली तो अब प्रायोरिटी यही है। आपको पता है अभी आप अनाउंस भी हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर टर्की भी जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने चाइना जाना है, सऊदी अरेबिया भी अपने कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसको जनरसली रिलैक्स भी कर रहा है, और अब जो IMF के साथ एक एडवांसमेंट हुई है, मैं समझता हूँ सूरत हाल बेहतर होती जाएगी, बेहतर हो जाएगी, और अगर बेहतर हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी, पहले से खराब नहीं होगी। तो बहरहाल जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक, अगर उस बेड़े में आप पड़ जाते हैं इस वक्त, जब उन्होंने डिसाइड करके अनाउंस कर दिया कि हम इलेक्शन वक्त पे कराएंगे, इसलिए इस रिग्मा लोर में फंसना और इसी पे झगड़ते रहना और लड़ते रहना, उसका कोई फायदा नहीं है। लेट देम वर्क, लेट्स सी, फॉर 2-3 मंथ पता चल जाएगा कितना रिजल्ट अच्छा देते हैं। डॉक्टर जरका से पूछते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या राय है? आप इस वक्त कोर कमेटी की मीटिंग से उठ के आई हैं और वहाँ बहुत फैसले हो रहे हैं, क्या आप तुले हुए हैं इलेक्शन कराने और ये कहते हैं कि इलेक्शन होते हैं तो ठीक है, वरना हम मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए जो हमसे हो सकता है उस काम पे लग गए हैं? क्या आप क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी राना साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, आप भी मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं, और रिजवान रजी साहब के साथ तो हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है। जी जी जी। बहरहाल मसला ये है कि ये तो जो इस वक्त हुकूमत है, ये 6 दफा पहले हुकूमत कर चुकी। इनको सारे हुकूमत के सारे, आपने एक दफा में 6 दफा की कमी पूरी कर दी। ये बात सुनिए, नहीं ऐसे लाइट मूड में कहा मैंने। देखिए एंकर का काम है एक दरमियान में रह के बात। हाँ मैंने कहा लाइट मूड में कहा मैंने, वरना राना साहब भी नाराज हो जाएंगे, आप भी नाराज हो जाओगे। आप मेरे लिए बहुत सीनियर है, बहुत काबिल इज्जत है, लेकिन मैं अपनी राय का इजहार जरूर करूंगी अगर आपने मुझे इंटरप्ट किया या आपने बायस शो किया। क्योंकि देखिए जिस तरह से 30 रुपए इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई है, अगर ये 1 साल पहले होता तो दुहाई बची होती, सारे टेलीविजन चैनल पे आग लगी होती। लेकिन क्योंकि नून लीग की हुकूमत है और साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसमें बहुत से लोगों के मफादात जिनके उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको फायदा, इसलिए वो कुछ नहीं कहे। और असल मसला ये है कि पाकिस्तान की अवाम ये देख रही है कि यहाँ पर वो लोग जो साहिब इक़्तिदार हैं या जो इस वक्त ताकतवर हैं, वो उनकी सोच कुछ और है और जो आम आवाम है उसकी सोच कुछ और है। मैं ये पहले कह रही थी आपके इंटरप्ट करने से पहले कि ये लोग 6 दफा पहले हुकूमत में रह चुके हैं, इनको सब तरीके आते हैं, और ये जो पहले कर रहे थे ये वो ही करेंगे। इन्होंने नया क्या करना है? 21 IMF प्रोग्राम में ये गए थे। डॉक्टर साहब आपके पास नया क्या था? मेरी गुजारिश, आप में यही सज्जाद मीर साहब, आपने ना सवाल तो पूछ लेने दें मुझे, सवाल पूछने में तो हर्ज नहीं है। मेरे लिए तो आपके पास बहुत से सवाल होंगे ना, वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि आप अपना बायस मुझे शो करेंगे अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे। देखिए मेरी इंक्विजिशन नहीं हो रही, हुकूमत आपके सामने आके बैठी है, घुस बैठी हुकूमत, एक इम्पोर्टेड हुकूमत, एक ऐसी मखलूज हुकूमत जो पिछले 6 हफ्तों में सवाए अवाम को तकलीफ देने के, यानी अवाम बिल बिला रही है कि दिन में 12-12 घंटे बिजली नहीं है, आटे की कीमत आपने डबल कर दी, डॉलर जो इनके बहुत मनपसंद है उसकी कीमत 20 रुपए ऊपर चली गई और डॉलर नापैद है। और इन्होंने आम आवाम जो इम्पोर्टेड, जो कोई बाहर से आता था, कोई चॉकलेट लेके आता था, उस पर भी इन्होंने बैन लगा दिया ताकि ये आम आवाम को जितना तंग कर सके ये करे। उसके बाद ये इसको थोड़ा बेहतर करेंगे तो कहेंगे देखो हमने कितना अच्छा कर दिया। अच्छा ठीक है। इनके सारे तरीके सबके सामने हैं। IMF के प्रोग्राम में ये गए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को पिछले 40 साल में बिठाया तो इन्होंने बिठाया। 1979 में पहली दफा नवाज शरीफ साहब बने थे फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के, तब से अब तक। और जो अभी इन्होंने पिछले 6 हफ्तों में इन्होंने एक काम किया, इन्होंने काम ये किया है कि इन्होंने सारी तकर्रियां ब्यूरोक्रेसी में अपने मनपसंद लोगों की लगाई हैं, और सिर्फ आदमी नहीं, उनकी बीवियां, यानी मियां बीवी बच्चे समेत पूरा टोले का टोला जो इनके मफाद के साथ चलता है,
उनको इन्होंने ग्रेड 20 से 21, 21 से 22, और फिर उसके बाद अब वो एहलकार हैं जो इनके वो सारे काम करेंगे जो इन्होंने कराने। कल इन्होंने 2 बिल सेनेट में लाए। नेशनल असेंबली तो इनकी एक गैर आईनी, गैर कानूनी नेशनल असेंबली है जिसमें आधे लोग हैं ही नहीं, ऑपोजिशन उसमें है ही नहीं। राजा रियाज, जिनको ना मैं उनके बारे में क्या कहूँ, बस यही कह सकती हूँ कि पढ़ना लिखना बोलना उनको आता है, बाकी चीजें उनसे बहुत दूर है। उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया हुआ है नेशनल असेंबली। बिल ये लेके आए हैं नैब का, ताकि इनके अपने ऊपर जो केसेस हैं वो खत्म। डॉक्टर साहब आप मुझे इंटरप्ट करना दें तो आप असेंबलियों में क्यों नहीं चले जाते? बात कंप्लीट करने दे मीर साहब। नहीं, कंप्लीट में कब तक करने दूं आपको? कितने मिनट के लिए कंप्लीट करने दूं? पाकिस्तानियों के पैसे तो पसंद है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी को ये वोट नहीं देना चाहते। तो ये इसी तरह हट धर्मी से चलेंगे। झूठ बोलना इनका पहला शेवा है, और वो इतना झूठ बोलेंगे कि उसका वो गोपाल को ये लोग फॉलो करते हैं, वो करते रहेंगे। तो इनके जो शेवे हैं वो अवाम के सामने है। देखिए अब चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात मुकम्मल हो गई। मैं आगे चलना चाहता हूँ। आमिर ज़िया साहब से पूछना चाहता हूँ। आमिर ज़िया साहब आप बिल्कुल साथ रहे हमारे, अभी आपसे बात करनी है। आमिर ज़िया साहब, डॉक्टर ज़रका साहबा ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर दिया, राना मकबूल साहब ने तो मुख्तसर बात की, और मैंने रिजवान रज़ी साहब से पहले इसलिए बात की थी कि वो इकनॉमिक्स के आदमी हैं, वो हैं तो हमारी तरह ही सहाफ़ी, लेकिन इकनॉमिक्स के आदमी हैं। अब आप सारी सूरत को देख क्या तजिया करते हैं, क्या नक्शा निकलता दिखाई देता है आपको? पहली बात तो ये कि हमारा ये जो माशी मसला है, ये इसकी जो जड़ें हैं वो हमारे सियासी मसले से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आप जब तक सियासत दुरुस्त नहीं होगी, सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आएगा, तो आपकी मईशत भी जो है वो सही रास्ते पे गामजन नहीं हो सकती। हम लोग थोड़ी बहुत विंडो ड्रेसिंग करेंगे, लेकिन उससे चीजें दुरुस्त नहीं होंगी। और जाहिर है कि हमें पता है कि हमारी सियासत में आग लगी हुई है, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है, बहुत ज्यादा अदम एतमाद है, और बदकिस्मती कहें खुशकिस्मती कहें कि जो भी नया सेटअप आया है इसने मजीद चीजों को पोलराइज कर दिया है। और उसमें आप देखिए कि पाकिस्तानियों की कम से कम शहरी इलाकों में कसीर तादाद है, मैं नहीं कह रहा कि गालिब अक्सरियत है, अक्सरियत है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी हैं कि जो इस हुकूमत पे इत्माद नहीं करते, और उनके जहनों में बहुत सारे सवालिया निशान हैं, जिसका अक्स जो है हमें सोशल मीडिया पे भी नजर आता है। इस बात पे भी नजर आता है कि इमरान खान जो कि बहुत ही गैर मकबूल हो रहे थे अपने हुकूमत के आखिरी दिनों में, यकायक उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, और बहुत सारे वो लोग जो आम पाकिस्तानी जो कि हम कहते हैं कि ए पॉलिटिकल थे, गैर सियासी थे, वो भी इमरान खान साहब के पीछे जाके खड़े हो गए और उनके हक में बात करने लगे। उसकी बड़ी वजह इमरान खान की मोहब्बत नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जो खौफ है, जब लोगों ने देखा कि वो आजमाए हुए चेहरे, वो खानदान के जिनके बारे में पिछले 10-12 बरस में एक बयानिया बनाया गया, हाउस ऑफ शरीफ, हाउस ऑफ जरदारी, कि उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया, तो लोग उससे खौफजदा हो गए। और उसकी वजह से आप देखें कि एक पूरा न सिर्फ हुकूमत के खिलाफ बल्कि हत्ता कि इदारों के खिलाफ, कि लोगों ने ये समझा कि क्योंकि इदारों ने जो उनकी न्यूट्रलिटी है वो इन लोगों के हक में चली गई, तो आप देखें कि उन तक के खिलाफ आप देख रहे हैं कि एक स्मीयर कैंपेन, एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है। और ये पाकिस्तान की तारीख में आपकी मुझसे बहुत ज्यादा गहरी नजर है कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। पहले मुझे मिसाल नहीं मिलती कि ऐसा हुआ हो पाकिस्तान की तारीख में। तो हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सियासी है, और मैं नहीं समझता कि हुकूमत, हो सकता है कि इसके पास ये 2 वोटों की अक्सरियत से है और एक अधूरी असेंबली, कौमी असेंबली है, और पंजाब में हमें पता है कि बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं, कि अगर ये हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी तो चीजें बेहतर होने के मुझे तो इम्कान नजर नहीं आते, और उससे खलीज बढ़ेगी। तो एक हल जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने सियासी इस्तेहकाम के लिए और इस एक्सप्लोसिव सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए बेहतर तरीका ये कि एक ऐसा केयर टेकर सेटअप लाया जाए कि जो इस पूरे मतलब है कि क्राइसिस में ये जो तल्ख फैसले हैं, मुश्किल फैसले माशी महाज पर, वो भी करें, और साथ साथ ही मौका दे जो मुतारिफ ग्रुप्स हैं कि इनका कुछ जज्बात में ठहराव आए और एक दूसरे से दूर हों, भिड़े ना। और अगर हम इसी तरह चलते रहे तो मुझे खदशा ये है कि अभी हुकूमत जाहिर है कि टफ टॉक करी, इमरान खान भी टफ टॉक किया करते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी मुझे याद है, हमने बतौर बच्चा थे, छोटे थे, याद है कि उनकी कुर्सी वाली तकरीर हमने सुनी थी कि जी मेरी कुर्सी बड़ी मुस्तहकम है। तो चीजें मुस्तहकम नहीं है इस वक्त, और पाकिस्तान की इस वक्त मैं समझता हूँ रियासत जो है उसके लिए बहुत सारे सवाल, इतना ज्यादा प्रेशर मैंने कभी नहीं देखा कि जो मैंने कम से कम 30 साल सहाफत के दौर में गुजारे, ऐसा चैलेंजिंग फेज मैंने कभी नहीं देखा जो हमारे लिए कि हर चीज पे एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है, हर चीज पे शक है, हर चीज पे शुबा है। तो इस क्राइसिस से आने का एक ही तरीका है कि आप कोई एक न्यूट्रल सेटअप की तरफ बढ़े। जनाब मैंने बिल्कुल बहुत अच्छी आमिर ज़िया साहब ने तफसील से बयान किया कि हम
जब तक सियासत अपनी दुरुस्त नहीं करते हमारी मईशत भी दुरुस्त नहीं हो सकती और दूसरे मामला भी आगे चल सकते। मैं रिजवान रजीक साहब से आप पूछूंगा कि इस पूरे सूरत हाल में उनके सामने क्या नक्शा है, लेकिन इससे पहले हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान की सूरत हाल में जब तक सियासत ठीक नहीं होती हमारी मईशत भी ठीक नहीं हो सकती और हम कोई डायरेक्शन नहीं है हमारे पास किसी के पास कि हम कहाँ खड़े हैं, हर चीज़ डामाडोल है। रिजवान रईस साहब क्या कहेंगे आपको? मैंने आगाज़ आपकी मईशत से किया था, मईशत के बारे में आपकी स्पेशलाइजेशन है सवाल पूछते हुए, लेकिन ज़ाहिर है सियासत पर भी आपकी यही नज़र है। आप क्या कहते हैं इस वक्त हम क्या 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 कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों की हुकूमत है और इत्तेहादी किसके कहने के ऊपर इधर से उधर जाते हैं वो आपको मुझसे ज्यादा पता है। और ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है। इमरान खान साहब मईशत को बिल्कुल ही घुटनों पे ले आए थे और उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक मैयर किए जिसका उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। मैं एक फिक्रा है मेरा जो सोशल मीडिया पे बहुत चलता है कि लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं उसका इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। 2-3 बयानिए बनाए इन्होंने। एक बयानिया ये बनाया कि जनाब जैसे ही इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया और आम बंदा और आम लोग जो हैं वो इमरान खान के पीछे जाके खड़े हो गए, मोया मर गए या मड़ियां पे खड़े हो गए। मेरा मतलब है कि अगर खड़े होते तो आते ना जी लॉन्ग मार्च के अंदर, वहां पे तो आपने 20 लाख बंदे कहे कि 25 लाख बंदे कहे कि आप 8,000 बंदा इकट्ठा नहीं कर सके और फिर आपको खुद वापस जाना पड़ा। और फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतराफ किया कि मेरा मार्च नाकाम था और 2-2.5 माह से इस मार्च की तैयारी जारी थी। कौन से बंदे थे जो इमरान खान के साथ खड़े हो गए? ये जो 24 बंदों से चलने वाला ट्रेंड जो है, जो 914 वोट्स जो हैं ऑपरेट कर रहे होते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके नतीजे में हम एक सर्टन जो है वो राय बनाते हैं। 15,000 बंदा जी इस वक्त इन्होंने हायर किया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर राय साजी के लिए। और ये बात हुकूमत पाकिस्तान ने रिकॉर्ड से देख के सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान की है अटॉर्नी जनरल अशफाक अफताब साहब ने। और जो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग लड़ने के लिए हमारे मुक़्तदर अदारे ने जो सेटअप बनाया था वन फाइन मॉर्निंग, वो सारे का सारा हवाले कर दिया गया। इसलिए वो तमाम लोग जो पहले पाकिस्तान की अफवाज के गुण गाया करते थे वो 8 अप्रैल के बाद उनके यहाँ कोई भी पाकिस्तान आर्मी के हक के अंदर जो है वो ना उनके यूट्यूब के ऊपर हो रही है और ना उनके सोशल मीडिया अकाउंट से आ रही है। इसका मतलब है उनका मास्टर बदल गया, उनकी की बदल गई है। तो ये सारी बातें जो हैं वो एक आम बंदे के सामने है, उसे पता है कि ये सोशल मीडिया के जरिए आई हुई पार्टी है और सोशल मीडिया के जरिए ये क्या करने जा रही है। और इमरान खान साहब जो है वो फेडरेशन के 3 यूनिट्स को, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KPK जो है उसे वफाक के खिलाफ बाकायदा पिच किए हुए हैं, बाकायदा वो जंग पे आमादा हैं। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के 8,000 मुसल्ला तरबियत याफ्ता अफराद जो हैं वो इस मार्च के अंदर लाए गए और जिन्होंने आके वहां पे तबाही फेरी और मेट्रो स्टेशन के जो आग लगाई, जो 30 अरब वाली मेट्रो थी, 130 अरब वाली मेट्रो जो है जो चलती नहीं है उसका हिसाब ना पूछा जाए, इसलिए उन्होंने पिंडी मेट्रो के स्टेशन को आग लगाई। उसके बाद चलें दरख्त तो आप कह लें कि जलाए गए हैं, उसका तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया कि जी वो बहुत अच्छा किया, वरना ऑक्सीजन की कमी हो जानी थी और वो आंसू गैस के असरात जायल नहीं होने थे। लेकिन देखिए वो प्रोटेक्शन, उनकी सियासत इतनी है कि वो अदारों की मदद के बगैर सियासत नहीं कर सकते। अब वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और वहां पे जो मामला उभरी हुई है उसके बारे में मैं ठीक बात जी। राना साहब सारी बात आपने रिजवान रईस साहब की सुनी, डॉक्टर जरका की भी सुनी और आमर ज़िया साहब ने भी बड़ा तजिया किया और वजाहत के साथ किया। क्या अब मैं आपसे अब आप पार्टी होकर ही पूछना चाहूँगा कि क्या आप मुल्क के लिए क्या सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? ना समझ आता है इलेक्शन हो रहे हैं, ना समझ आता है मईशत दुरुस्त हो रही है, ना समझ आता है कि हम कौम बन रहे हैं, ना समझ आता है कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आता। आपके नज़र में क्या है, कोई नक्शा है जी, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आप जी? मीर साहब, ये बेयकीनी की सूरत हाल जो आप समझते हैं
जो टीम काम कर रही है उसको काम करने दिया जाए, क्योंकि हाल ये नहीं है कि बार बार चीज़ों को उखाड़ पुछाड़ की जाए। अब इलेक्शन की बात है, मैं समझता हूँ कि ये वापस आए पीटीआई वाले। अभी अगर और सेनेट में ही वापस आए, सेनेट में तो है ही हैं, सेनेट में कहता हूँ, इसमें पार्लियामेंट में वापस आए जी, पार्लियामेंट में वापस आए, अपना रोल प्ले करें। अगर ये डिस्क्वालीफाई जो हुए हैं बंदे जिनको अनसीट किया गया, उनके इलेक्शन हो जाने हैं अगले महीने यानी जुलाई में, तो वो भी आप देख लेंगे कि पॉपुलैरिटी की क्या पोजीशन है। आपने बाई इलेक्शन में भी देख लिया था, आमिर रियाज साहब फरमा रहे थे, इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इस बेकरारी से तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी ना। ये जैसे अभी बताया गया कि गिलगित से मुसल्लह लोग आके अगर वो फायरिंग करेंगे तो उससे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना। बिला वजह आप अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं और ऐसी एजिटेशन चला रखी है। रिजवान राजी साहब की इंफॉर्मेशन बिल्कुल कोई हमेशा दुरुस्त ही हुआ करती है इनकी नहीं, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। सबसे पहले मुझे पता चला था कि जो चीफ मिनिस्टर गिलगित हैं वो हराबल दस्ता बने हैं उनका, और साथ उनके मुसल्ला कॉन्टिजेंट्स हैं गिलगित पुलिस के, और उनके पास फायर आर्म्स हैं, फायर आर्म्स उन्होंने इस्तेमाल भी किए, फायरिंग भी की, और बात पर तस्दीक हुई। आपको पता, आज जो FIR आपने अखबारों में देखी है उसका जिक्र किया गया है जो फ्रांस साहब अभी कह रहे थे। मैं अगली बात छोटी सी कर लूँ, हमें थोड़ा आंख खोल के देखना चाहिए चीज़ों को, ऐसे यानी कि तासुब के साथ नहीं। आमिर रियाज साहब बहुत पढ़े लिखे शख्सियत हैं, उन्होंने फरमाया कि इन्होंने मुल्क के साथ जो किया है, किया है, इन्होंने मोटरवे बनाए हैं, ये बहुत गलत काम किया है। सारी एनर्जी जो परवेज मुशर्रफ के ज़माने से और उसके बाद भी कि ये हालत थी कि किसी घर का दिया और रोशन नहीं होता था घर, तो वहाँ एनर्जी दी और एनर्जी प्लांट्स लगाए और सारे मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म की। एक प्रोस्पेक्टिव प्लान दिया मियां नवाज शरीफ ने, CPEC में वो $62 बिलियन ला रहे थे, जिसमें से कुछ रकम लगी भी और कुछ कारखाने भी लगे, कुछ इंस्टॉलेशन भी बनी। ये काम तो उन्होंने बुरा काम किया ही है। इसलिए मैं ही अर्ज करता हूँ कि ज़रा थोड़ा हमें ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। और सबसे बढ़ के, जैसे मैंने आगाज में अर्ज किया था कि जिस बंदे ने आपके लिए नाकाबिल तस्खीर डिफेंस का बंदोबस्त किया है, उसके बारे में आप ये कहें कि उसने कुछ किया ही नहीं है। ये अपने मौसमों के एहसान की, ये लोगों का परसेप्शन बयान कर रहे थे कि लोगों का परसेप्शन एक ये बना दिया नहीं, लोगों का देखे जी, ये तो हम भी तो सारे लोग ही है ना जी। ठीक, जब यौम तकबीर आती है, जब हर आदमी उठता है, हम आठवीं ताकत हैं, तो आठवीं ताकत किस तरह बने हैं, किसने बनाया है? तो इसलिए इस चीज को रियलाइज करना चाहिए, हर को इस तरह डिस्कार्ड नहीं कर देना चाहिए। मैं एक बात करूंगा अगर आप मुझे मौका दें। एक हमारी गुजारिश है कि हम, चूंकि मैं तो इस्लामाबाद में ज्यादा रहता हूँ, हम उदास हो गए हैं, इमरान खान साहब से दरख्वास्त की जाए तो वापस इस्लामाबाद बनी गाला तशरीफ ले आए, जो रौनक अच्छा जी, मादूम हो गई, मादूम हो गई। आपकी उदासी का हल मैं आमिर रियाज साहब से पूछता हूँ। आमिर रियाज साहब, ये राना साहब ने भी, रिजवान रजी साहब ने भी बहुत तफसील के साथ बात की है। आप क्या इस वक्त महसूस करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है हमारे लिए इस वक्त, यानी कि सियासत अपनी जगह, वे फॉरवर्ड क्या है? ये कोई एक इस इसको आपको करना पड़ेगा। कुछ बहुत ज्यादा शोर आ रहा था, माफ कीजिएगा। अभी भी आ रहा है? अच्छा, अभी आ रहा है। आवाज आ रही है? अब आवाज ठीक है, आवाज आ रही है आपकी, ठीक आ रही है आवाज जी। मैं दो तीन बातें मतलब राय की जमा हो गई हैं। एक तो जो मैं अर्ज कर रहा था, मैं ये कह रहा था, जो मैंने बात की थी कि हमारी जो सियासत में और हमारे अवाम में बहुत ज्यादा इसको पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, और जाहिर है कि उसमें यकीनन वो लोग भी होंगे जो नवाज शरीफ साहब को चाहते हैं, जैसे राना साहब ने जिनकी निशानदेही की, लेकिन ऐसे लोगों की भी कसीर तादाद है कि जो शक शुबे का इजहार करती है। कौम डिवाइड हो गई है, मतलब कहने का मतलब कौम डिवाइड है, तकसीम शुदा है ना। अच्छा, उसमें आप ये देखें कि ये जो इल्जामात हैं कि यकीनन उन्होंने मोटरवे बनाई, सब जानते हैं, पीली टैक्सियां लेकर आए थे और भी कुछ इक़दामात किए थे एनर्जी सेक्टर पे भी, लेकिन उसकी एक डाउन साइड भी रही है। यानी कि वो पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हम IPPs लाए थे, लेकिन हमें पता है कि IPPs किस तरह से लगे थे। अभी भी जिस तरह के इंस्टॉल किया गया है एनर्जी सेक्टर के अंदर, जिस तरह से एक्सपेंशन की गई है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारा सवालिया निशान है कि जो आज हम लोगों ने और कैपेसिटी जो है वो अपने लिए बना ली है,
और हम इस्तेमाल करें ना करें हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे हर चीज में इतना सोच समझ के नहीं किया गया, और जो बहुत सारे हमारी माशी पेचीदगियां हैं उसकी बड़ी वजह माजी में किए गए फैसले थे। हमारे जो नुकसान में चलने इदारे हैं जो बिलियन ऑफ रुपीज हर साल जो है इस मुल्क का खा जाते हैं, उसके भी बहुत सारे लोग जो हैं कि उनके मसाइल जो हैं, चाहे वो पीआईए के हों, चाहे वो रेलवेज के हों, स्टील मिल्स के हों, इन्हीं मतलब है पीपल्स पार्टी के कदमों में डालते हैं या नून लीग के कदमों में डालते हैं कि उन इदारों में जो है वो नुकसान चल रहे हैं। तो खैर हम उस पर नहीं जाते, मैंने सिर्फ तस्करतन मैंने उसका जिक्र कर दिया है कि ये चीजें हमें नोट करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो अभी बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत को मौका दिया जाए मुद्दत पूरा करने का, तो मेरे ख्याल में ये मौका इमरान खान साहब को भी मिलना चाहिए था। हमने देखा था सन 2002 के बाद से जो भी हुकूमत आई थी, बेशक वज़ीर आज़म ने अपने कहते हैं 5 साल पूरे किए ना, उनकी पार्टी ने 5 साल पूरे किए थे। वो काफ लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो। तो ये पीटीआई के साथ मैं समझता हूँ, क्योंकि ऐसी बुरी मईशत, ठीक है बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे कि पेंडेमिक आ गया था और मतलब है कि भारत के साथ कशीदगी थी, लेकिन आप ये देखें कि जो आखिरी 3 माह हमने मैनेज नहीं किया, 3.5 माह से इकोनॉमी मैनेज नहीं हो रही थी। 2 माह हमने साजिश की नजर की और उसके बाद 1-1.25 महीना तो इस हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। उससे पहले अगर आप देखें जो 3-4 बड़े इशारे होते हैं किसी भी उसके इक़्तिसादी, अगर हम जज करते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स 25% बढ़ी थी, आपका रेवेन्यू कलेक्शन 30% बढ़ा था और आपके रेमिटेंसेस बढ़े थे। हम लोगों ने मार खाई थी इंपोर्ट्स के ऊपर। और आज जो जिसका तस्करा किया जा रहा है कि जी वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं और फ्रेट चार्जेस बढ़े हुए हैं, ये तो इमरान खान के दौर में भी था। उस जमाने में भी $40 से तेल जो $80 $100 का बिक रहा था। आज तो अब मेरा अर्ज ये करना है कि अगर आप उस हुकूमत को चलने देते तो आज इतनी दिगरगूं सूरत हाल ना होती। हाँ, कुछ लोग उनका ख्याल ये है कि हुकूमत को चलने देते तो इतना मलबा भी ना पड़ता। खास मलबा वही हुकूमत उठाती, यहाँ वो बेहतर परफॉर्मेंस वो बेहतर उठाती है, वो मैनेज करती। ठीक, मगर क्योंकि आप लोगों ने मैनेज नहीं करने दिया, और ये आप देखिए ना कि 3 जो पिछली सियासी जमातें थी उन्होंने अपने 5 बरस पूरे किए। तो इमरान खान के दौर में कोई ऐसा मतलब है कोई अवामी उभार नहीं आ गया था, लोग सड़कों पे नहीं आ गए थे, मसला ये है कि नहीं हो रही थी। एक महलाती साजिश के जरिए आपने हुकूमत का तख्ता उल्टा, शायद ये मसला भी हो आमिर ज़िया साहब के इमरान के बाद कोई दूसरा बंदा नहीं है जो उसकी पार्टी में जगह ले सकता हो। बाकी पार्टियों ने तो अपने सब्स्टिट्यूट दे दिए अपने लीडरों के, वज़ीर आज़म भी बदल दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन इनके पास शायद नहीं है इसकी कैपेसिटी के वो कुछ चेंज कर सकते। वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान पे भी कोई अवामी तहरीक कोई ऐसा तो नहीं हुआ था मैं कि आप कहें कि जी एकदम इमरान के खिलाफ जो है कोई बड़ा एक तहरीक चल गई थी। एक महलाती साजिश हुई थी, कुछ लोगों को फोन आए, कुछ की वफादारियां बदली गई, कुछ जो हमें पता है कि वो इत्तेहादी जो एक फोन कॉल के मुंतजिर होते हैं वो आज भी मेरे ख्याल में बात फोन कॉल के मुंतजिर होंगे। और अगर ये हुकूमत गिरती है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, तहरीक से नहीं बल्कि एक आध इत्तेहादी इधर से उधर हो जाएगा और मामला खत्म हो जाएगा। मैं दोबारा आपकी तरफ आता लोगों हूं। में मीर साहब इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतना अदम इत्मीनान है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक बात है, बिल्कुल जी। ऑल इज वेल के कह के हम भरोसा रखें जी इमरान खान खराबी की जड़, इमरान खान होंगे खराबी की जड़, लेकिन लोगों को शिकायत थी कि इमरान खान को आप बेशक हटाते थे, लेकिन जिनको मुसल्लत किया, मुझे पता है राना साहब इस पे वो कहेंगे कि जी मैं पार्टिजन हूं, लेकिन मैं नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सेसलिन माफिया कहा था, हमने नहीं कहा था। यही तहकीकाती इदारे जिनको अब लेकर आए कोर्ट का वो फैसला भी बड़ा, तो हम हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने बताया कि जी मकसूद चपरासी था, ये फला चपरासी था, थद्दे दिए गए, फला किए गए। कैसे लोग भूल जाएंगे एकदम? तो या तो अपनी बेगुनाही साबित करें, और एक किसी जदीद जमहूरियत की तरह इनकी पार्टी में तो माशाल्लाह अच्छे लोग हैं। चले बनाते हैं, आमिर ज़िया साहब मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। किसी और वज़ीर आज़म वज़ीर आला बना दें तो इन्होंने तो खुद खराबी कर दी है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, एक वक्फा मुझे लेना है, वक्फा लेने के बाद हम दोबारा इस बात पे गुफ्तगू करेंगे। हम रिजवान रज़ी साहब से पूछते हैं उनसे उनकी राय क्या है। वो भी एक पॉलिटिकल ओपिनियन बहुत वाज़ेह रखते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं दोबारा आता हूँ। जी नाज़रीन किराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। रिजवान रज़ी साहब, बाल आपके कोर्ट में है, वक्त मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारी सूरत हाल पे जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बयान करें। मैं तो पार्टीजन नहीं हो सकता इस मामले में, आप क्या कहते हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी रिजवान रज़ी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या कहना चाहेंगे? सारी गुफ्तगू तो मैंने नहीं सुनी, दरमियान में से कट गई थी। अच्छा। बात ये है
कि जो मुझे सुनाई दी है वो ये है कि देखिए बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख की में पहली मर्तबा जो है वो पार्लियामेंट ने तब्दीली लाई है और ये एक मुस्बत कदम है, क्योंकि पहले महल्लाती साजिशें हुआ करती थी, अब नहीं है। जब कोई अपने इत्तेहादियों को पांव की ठोकर पे रखे और उसे पता हो कि उसे इत्तेहादी गवर्नमेंट अता हुई है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है, वो किसी की नजरे करम के बायस या किसी की पसंद या नापसंद के बायस मुंतखब करके मुसल्लत किया गया है, आरटीएस बंद करके मुसल्लत किया गया है, तो वो कहे कि जाओ जिसने तुम्हें मेरे पास भिजवाया था तुम उससे बात करो। जब वो कोई इत्तेहादियों को इतना ह्यूमिलिएट करे तो वो इत्तेहादी जो होते हैं उनको जब कहा जाए कि भाई हम न्यूट्रल हैं तो वो फिर अपने फैसले कर लिया करते हैं, और यही कुछ हुआ इसके अंदर। मेरा ख्याल है कि मौजूदा तब्दीली को जो है वो कोई महल्लाती साजिश करना, हकायक से नजरें चुराना है और तारीख का मुंह चढ़ाना है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पार्लिमानी जमहूरियत ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है और उसके अंदर अदलिया का भी एक किरदार था जनाब, जिसका फिर शिकवा भी हुआ कि रात को 12 बजे अदालतें खोली गई। भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे थे, भाई आप आइन की सबवर्शन के मुर्तकब हो रहे थे, तो उसके लिए भी ये खुलना जरूरी थी। ठीक, आपकी रज़वानी साहब वक्त बहुत कम है, आपकी बात बिल्कुल। आखिरी फिक्रा मुझे कह लेने दीजिए। देखिए मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम तब तक नहीं आएगा जब तक सियासी इस्तेहकाम का तासुर नहीं उभरता, और इमरान खान साहब इसी पे खेल रहे हैं कि मैंने सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देना। ठीक बात है जी। जनाब राना मकबूल साहब क्या कहेंगे आप लास्ट जी जी, अभी सिसिलियन माफिया का जिक्र किया गया। सिसिलियन माफिया जो है, जो कहने वाले दोस्त थे हमारे बड़े मेहरबान, तो आपको याद होगा कि कुछ फैसले ऐसे हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में जिनको लोगों ने तस्लीम नहीं किया, उनमें ये फैसला भी है। मैं सिर्फ आमिर साहब से ये अर्ज करूंगा कि क्या मैं जस्टिस मुनीर का जो फैसला था मौलवी तवीजुद्दीन केस में, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसको मान लूं मैं। जस्टिस नवारुल हक का फैसला था जो जुल्फिकार अली भुट्टो केस में, उसको मान लिया जाए। जस्टिस इरशाद हसन खान का फैसला कि एक मिलिट्री जनरल को उसने आइन अमेंड करने का अख्तियार दिया, उसको मान लिया जाए। और जस्टिस साकिब निसार का जो है फैसला कि वो सादिक और अमीन है, सादिक और अमीन, मैं नहीं समझता कि सादिक और अमीन दूसरों को बनाने वाले आप हैं भी कि नहीं हैं। ये ईमानदारी से हमें बात करनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो फैसले हैं इनका तज्जिया ऑब्जेक्टिवली करना चाहिए। असल में कोर्ट के फैसलों के भी तज्जिए होने चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। जी जी, ऑब्जेक्टिवली फैसले करने चाहिए, और जितने भी हमारे ऑनरेबल जजेस। अच्छा जी, वक्त बहुत कम है, चूंकि आमिर ज़िया साहब लास्ट वर्ड्स आप क्या कहेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स? मैं तो यही कहूंगा कि तफसीली जवाब का मौका नहीं है कि जिन जिन फैसलों पे शुबा है तो उसके ऊपर जो है आज की अदलिया से दोबारा से फैसले ले लेने चाहिए कि फर्ज करेंगे उस सिलसिले माफिया नहीं है। आमिर ज़िया साहब, आप और मैं क्यों ना करें, आप और मैं देखें तारीख क्यों ना फैसले करें, आप और मैं बैठे हुए हैं। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, तो मतलब है, लेकिन अगर अदालत ही काम कर दे तो जाहिर है कि वो तो आप अपना नुक्ता नजर दे रहे हैं, मैं अपना दे रहा हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है। हिस्ट्री सही हो जाएगी वो, कि अगर वो कहते हैं जुल्फिकार भुट्टो का कत्ल गलत था, अदालत कह दे उस चीज के ऊपर। इसी तरह आज अदालतों की तश्कील पर हमारे एक जज साहब ने, सीनियर जज साहब ने इतराज़ात भी कर दिए हैं, आपको पता ही है। उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा है और कहा कि जिस तरह हम जजों को मुंतखब करते हैं ये तरीका भी ठीक नहीं है। कई तरीके, कई बातें हो सकती हैं। मैंने मीर साहब खुद आईनी अमेंडमेंट मूव की है, सादिक और अमीन, वो चली गई है सेनेट में, 2-4 दिन में लग जाएगी। अच्छा, मैं आपको भिजवाऊंगा कि क्या ये क्या ये बात क्या है। आखिरी जुमला अगर कहने थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत उसी तरह से मुसल्लत की गई थी, उसी जमहूरी अमल से कि जिससे दीगर जो है हुकूमतें मुसल्लत नहीं है। बिल्कुल ठीक इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है जी। नाज़रीन किराम, देखिए गुफ्तगू बहुत लंबी हो सकती है अभी इसी बात पर, इस पर डिबेट हो सकती है, पूरी कौम डिबेट कर रही है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले आपको डिबेट मिलती है। जिस शख्स का फ़ोन आता है और जब कभी सियासत पे बात नहीं करता, ऐसा शख्स भी जो बिल्कुल दुनिया से किनारा कश होकर बैठा होता है, मुझे ऐसे लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, हमारे मुल्क का क्या बनेगा, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी मईशत तो खैर जो गरीब आदमी का हाल हो रहा है, मईशत के मतलब कुछ नहीं होता, सवाए इसके गरीब आदमी का क्या हाल हो रहा है। आम आदमी इसको इस तरह समझता है।
उसका क्या बनेगा, सियासत का क्या बनेगा, आने वाले दिनों में क्या कोई अमन और अमान हो जाएगा। कोई गरज नहीं है कि इमरान आता है या कौन आता है या दूसरा आता है या तीसरा आता है, वो पूछते हैं कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा, पीस हो जाएगा। ये बहुत से सवालात हैं जो लोगों को जहनों को तंग कर रहे हैं, जिसके जवाब हमारे माहिरीन ने गुफ्तगू करते हुए अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने नुक्ता नज़र से दिए हैं। आप बैठिए, आप भी सोचिए और फैसला कीजिए कि इस मुल्क का हमने क्या बनाना है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।